एप्लीकेशंस इन प्लांट्स। प्लांट पर जो एप्लीकेशंस हुए थे बायोटेक्नोलॉजी के वो हमने देखे। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन कॉटन, दैट इज अ पेटी कॉटन। सेकेंड RNA interference application in plants. फर्स्ट हमने देखा बीटी कॉटन, सेकेंड RNA आई, थर्ड फ्लेवर सेवर टोमेटो, थर्ड नेक्स्ट ब्रासिका नेपस, नेक्स्ट गोल्डन राइस। आरएनए इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पर किया है? टोबैको प्लांट। कॉटन पर क्या एप्लीकेशन किया है? दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ करेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप की। तो कॉटन किस पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी है इसकी? कॉटन की बर्ड वर्म, दैट इज अ लिपिडोप्टेरॉन। और टोबैको की अगेंस्ट निमेटोड, तो कॉटन और टोबैको ये दोनों भी प्लांट फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की। इन दोनों भी प्लांट में भी चेंज किया जेनेटिक मटेरियल, दैट इज अ in tobacco against lepidopteron, that is a birdworm, and in cotton and in tobacco that is a nematode. कौन सा nematode? नाम मेलोडिगाइनी इनकॉग्नोशिया, करेक्ट। बीटी कॉटन में जनरली कौन सा जेनेटिक ट्रांसजीन यूज किया है? स्पेसिफिक ट्रांसजीन इज यूज अगेंस्ट द पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। कौन सा ट्रांसजीन स्पेसिफिक फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने के लिए उन्होंने क्राइजीन यूज़ किया। क्राइजीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, किससे आइसोलेट किया है उन्होंने? आइसोलेट फ्रॉम, करेक्ट, बीटी का लॉन्ग फॉर्म है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया से उन्होंने क्राइजीन आइसोलेट किया। क्राइजीन में भी दो फॉर्म में लिख सकते हैं, मे बी कैपिटल सी होगा तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इटैलिक, और स्मॉल में होगा तो कैपिटल होगा तो रोमन और स्मॉल होगा तो इटैलिक, करेक्ट। तो दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। क्राइजीन जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, करेक्ट। इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन क्राइजीन्स आर कंपल्सरी नॉन टॉक्सिक, मीन्स दे आर कंप्लीटली inactive form. But when cryogens are insert into वर्म की बॉडी में जब इंसर्ट होता है तो वर्म की बॉडी में वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स इट इज़ अ टॉक्सिक फॉर्म। क्यों वो वर्म की बॉडी में इंसर्ट होने के बाद ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है? करेक्ट। जब क्रायोजीन को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड होता है तब इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म, दैट इज अ टॉक्सिक। और ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है गट, मिडगट के इपिथेलियल सेल पर। क्या करता है? सेल्स पर पोर्स क्रिएट करता है, एंड ड्यू टू द क्रिएटिंग ऑफ एक्सेस पोर्स, एक्सेस अमाउंट ऑफ एंडोस्मोसिस होगा, बॉडी गेट स्वेल एंड इंसेक्ट गेट किल। ठीक है, तो इस तरह क्रायोजीन का फंक्शन होता है इन केस ऑफ बीटी कॉटन। फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई है इसकी कॉटन में, देन अगेन अदर सभी प्लांट्स में बैसिलस thuringiensis का क्रायोजीन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आरएनए इंटरफेरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरएनए साइलेंसिंग। क्यों इसे आरएनए साइलेंसिंग बोलेंगे? करेक्ट। तो इन दिस केस आरएनए रेप्लिकेशन गेट स्टॉप्ड with the help of same RNA strand और मे बी cDNA strand से भी हम उसका फंक्शन स्टॉप ब्लॉक कर सकते हैं।
तो इन केस ऑफ टोबैको प्लांट क्या किया है, mRNA का फंक्शन mRNA के ही एंटीसेंस स्ट्रैंड से क्या किया है, ब्लॉक किया है इन केस ऑफ टोबैको। बट इन केस ऑफ टोमेटो प्लांट mRNA का फंक्शन ब्लॉक किया है विद द हेल्प ऑफ cDNA, विद द हेल्प ऑफ cDNA। ये दोनों भी कंटेंट किससे आइसोलेट किए गए इन केस ऑफ टोबैको, गेट आइसोलेटेड फ्रॉम, करेक्ट, निमेटोड की बॉडी से आइसोलेट किया हुआ mRNA जब टोबैको प्लांट में इंसर्ट करेंगे इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन डबल स्टैंडर्ड RNA, और डबल स्टैंडर्ड RNA का एक स्ट्रैंड जो सेंस स्ट्रैंड है वो डिग्रेड होगा और जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है वो बाइंड होगा नॉर्मल निमेटोड के mRNA को, एंड देन द फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रैंड ऑफ mRNA गेट ब्लॉक्ड विद एन एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ mRNA इन केस ऑफ टोबैको। बट इन केस ऑफ टोमेटो प्लांट नॉर्मल mRNA गेट ब्लॉक्ड विथ cDNA, और ये cDNA किससे आइसोलेट किया है हमने, फ्रॉम सेम प्लांट दैट इज एन टोमेटो प्लांट। ये हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट नहीं किया, ये सेम प्लांट से ही आइसोलेट किया है टोमेटो से, ठीक है। ये किसको कोड करता था नॉर्मली, mRNA, नॉर्मल mRNA जो जीन हमने आइसोलेट किया है इट इज़ कोड फॉर स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज पॉलीगैलेक्टुरोनेज, it code for specific enzyme that is PG enzyme, polygalacturonase enzyme, ठीक है। तो अगर इसका फंक्शन हमें ब्लॉक करना है तो इसका सिंथेसिस हमें ब्लॉक करना होगा PG का, तो इसका सिंथेसिस हम कैसे ब्लॉक करेंगे, mRNA का फंक्शन ब्लॉक करके, ठीक है। PG का फंक्शन क्या है, करेक्ट, टू डिजोल्व द वॉल ऑफ टोमेटो, मीन्स पेक्टिन डिजोल्व करना, ये पीजी का फंक्शन है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ पीजी सिंथेसाइज हुआ तो एक्सेस अमाउंट ऑफ पेक्टिन गेट डिग्रेडेड एंड टोमेटो गेट फास्टली राइपनिंग। तो हमें टोमेटो की राइपनिंग एबिलिटी क्या करनी है, यहाँ रिड्यूस करनी है। तो टोमेटो की राइपनिंग एबिलिटी रिड्यूस करनी होगी तो हमें पीजी एंजाइम को रिड्यूस करना है। अगर पीजी एंजाइम को रिड्यूस करना है तो हमें जो नॉर्मल जीन कोड करता है पीजी को उसे हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो it is blocked with the mRNA silencing, it is called as an RNAi also, ठीक है। नेक्स्ट ब्रासिका नेपस, इसमें क्या चेंज किया है, चेंज किया है मीन्स इस प्लांट में स्पेसिफिक ह्यूमन को जो रिक्वायर्ड एंटीकोएगुलेंट है दैट इज हिरुडीन प्रोटीन इज इनोकुलेटेड इनटू अ ब्रासिका नेपस, और नॉर्मली सीड में आपने अगर वो इनोकुलेट किया तो वो सीड सोन होगा, देन नंबर ऑफ सीड्स गेट मल्टीप्लाइड आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ ब्रासिका नेपस, और ये नॉर्मली हमें बहुत सारे हिरुडीन नॉर्मली अवेलेबल मल्टीप्लिकेशन करके वो देगा। इट इज़ अ कॉमन मेथड और वेरी इजी मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ हिरुडीन। ब्रासिका नेपस इज स्पेशली फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ हिरुडीन। और गोल्डन राइस में क्या चेंज किया है, करेक्ट, विटामिन ए एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन। इट इज़ अ येलो कलर्ड पिगमेंट, और ये येलो कलर्ड पिगमेंट है इसलिए ये राइस को कौन सा कलर क्रिएट करता है, येलो कलर, ठीक है। बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड टू द प्लांट, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टू प्लांट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए मेडिसिनल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल में बायोटेक्नोलॉजी का मेन एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट जीन थेरेपी, सेकेंड इंसुलिन। तो ये दो हमें डिटेल में है, जीन थेरेपी एज वेल एज इंसुलिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मेडिसिनल एप्लीकेशन, biotechnology also used for preparation of vaccines, also used for production of different types of metabolites, production of antibiotics,
production of alcohol for drug preparation. For drug preparation. Production of enzyme. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस हैं इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जीन थेरेपी. फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय जीन थेरेपी? Replacement of abnormal gene by normal gene. जीन थेरेपी की डेफिनेशन, हमें डिसीज क्योर करने के लिए क्या करना है? एबनॉर्मल जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना है. दिस थेरेपी इज कॉल्ड एज एन जीन थेरेपी. क्या कर रहे हैं हम यहाँ? एबनॉर्मल जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर रहे हैं. दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज एन जीन थेरेपी. ठीक है, तो एबनॉर्मल जीन क्या क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली डिसीज क्रिएट करेगा. तो वो डिसीज क्यूर करने के लिए हमें नॉर्मल जीन उसके बॉडी में क्या करना है? इंसर्ट करना है. तो डिफरेंट टाइप्स के मेथड हम देखेंगे यहाँ. तो फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय जीन थेरेपी? रिप्लेसमेंट ऑफ एबनॉर्मल जीन by normal gene or by healthy gene. By healthy gene. ठीक है, तो जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम carried out in 4-year-old girl. फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी 4-year-old गर्ल में फॉलो की गई और ये जीन थेरेपी अगेंस्ट द डिसीज SCID. Against the disease SCID, long form severe combined immunodeficiency disease. Severe combined immunodeficiency disease. तो फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी फॉलो की गई 4-year-old गर्ल में अगेंस्ट द डिसीज SCID. SCID का लॉन्ग फॉर्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज. ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नीट के लिए. व्हाट इज मीन बाय SCID? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज. तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक सीवियर टाइप का ये डिसीज है जिसमें क्या है? इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है. इसका मीनिंग क्या है? ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम की बहुत डेफिशिएंसी है. इट इज कॉल्ड एज एन सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज. ये डिसीज उस 4-year गर्ल में क्यों क्रिएट हुआ? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADA. What is mean by ADA? Adenosine deaminase. Adenosine deaminase. जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम फॉलो की गई 4-year-old गर्ल में अगेंस्ट द डिसीज SCID का लॉन्ग फॉर्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज. और ये डिसीज क्यों क्रिएट हुआ उस गर्ल को? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड एज एन ADA, लॉन्ग फॉर्म एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम. ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ADA? व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ADA इन केस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो ADA का मेन फंक्शन है हमारे बॉडी में से जो बोन मैरो में लिम्फोसाइट, बोन मैरो में क्या सीक्रेट होता है? ब्लड सेल्स, दैट इज द मेन लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो इस लिम्फोसाइट्स को कन्वर्ट करेगा ADA इनटू T सेल एंड B सेल. T cells and B cell. What is the function of lymphocyte? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स.
to create the immune response against the specific pathogens or diseases. तो ये lymphocyte जब bone marrow में होते हैं तब ये immature condition में होते हैं. अगर वो उस पर ADA की रिएक्शन होती है तो वो मे बी T सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं और मे बी B सेल्स. T सेल्स मीन्स T lymphocyte, B सेल्स मीन्स B lymphocyte. दोनों का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? टू क्रिएट द इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजन. T lymphocyte का फंक्शन मैंने बताया था. T lymphocyte ये रिस्पेक्टिव पैथोजन को डिटेक्ट करेगा, उसे हेल्प करेगा, उसे किल करेगा, उसका फंक्शन सप्रेस करेगा. ठीक है. और बी सेल का फंक्शन क्या है? ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रीशन में रोल प्ले करता है. एंटीबॉडी सिक्रीशन. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इसके मैकेनिज्म चाहेंगे आपको. टी सेल मेनली हेल्पर का फंक्शन रोल प्ले करता है. मे बी पैथोजन को किल करने का फंक्शन करता है, मे बी उसका फंक्शन सप्रेस करने में फंक्शन रोल प्ले करता है, मे बी इसमें स्पेसिफिक पावर है, दैट इज़ अ मेमोरी पावर. ये डिफरेंट टाइप के सेल्स टी सेल्स है. मे बी कुछ सेल्स हेल्पर टी सेल्स, कुछ सेल्स किलर टी सेल, कुछ सेल्स सप्रेसर टी सेल्स एंड कुछ सेल्स मेमोरी टी सेल्स. एंड बी सेल का फंक्शन है टू सिंथेसाइज प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल का फंक्शन है टू सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय ओनली बी सेल्स. बी सेल में भी कौन से सेल्स? प्लाज्मा सेल्स है. ठीक है. तो ये दोनों भी हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी भी रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए. मेन कंटेंट एंटीबॉडीज. और ये सेल्स जब हमारे बॉडी में पैथोजन अटैक करता है तो उस पैथोजन को मे बी किल करना, डिटेक्ट करना, मे बी उसका फंक्शन सप्रेस करना, ये फंक्शन रोल प्ले करता है टी सेल. तो इसका डिटेल हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में. तो एडीए का फंक्शन क्या हुआ? नॉर्मल कंडीशन में बोन मैरो में से लिम्फोसाइट कन्वर्ट करता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट में. जब वो इमैच्योर होते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि कौन से सेल टी सेल में कन्वर्ट होंगे, कौन से सेल बी सेल में कन्वर्ट होंगे. लेकिन ड्यू टू द एक्शन ऑफ एडीए सम सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू द टी सेल्स जो थाइमस में मैच्योर होंगे, और सम सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू द बी सेल्स जो बोन मैरो में ही मैच्योर होंगे. ठीक है. दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ एडीए. सपोज इस गर्ल में इसकी डेफिशिएंसी हुई होगी तो क्या होगा उसमें? lymphocytes are do not converted into T cell as well as B cell. अगर immature lymphocyte T और B cell में convert ही नहीं हुए तो उसकी automatic immune system get decreases, and that type of disease is called as a severe combined immunodeficiency disease. Severe combined immunodeficiency disease. समझ में आया? This is the first time discovered gene therapy in 4-year-old girl. तो इस टाइप का डिसीज क्यूर हो सकता है क्या? स्किड इज डू नॉट इनक्यूर, इट इज अ इनक्यूरेबल डिसीज. स्किड इज एन इनक्यूरेबल डिसीज. इट इज एन कंप्लीटली इनक्यूरेबल. क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट कहाँ हुआ है? बोन मैरो पर. अगर हमें इस गर्ल को और इस पेशेंट को अगर हमें ट्रीटमेंट देनी हो तो उस ट्रीटमेंट में हम 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट में भी उस पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ठीक है. अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया तो वो डिसीज क्योर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके बॉडी में नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है ना बोन मैरो का. तो नॉर्मली उसके बॉडी में बोन मैरो का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके जीन में इसका ऑलरेडी डिफेक्ट है. तो जो भी बोन मैरो वो गर्ल प्रोड्यूस करेगी और वो पेशेंट प्रोड्यूस करेगा उसके बॉडी में नॉर्मली एडीए की डेफिशिएंसी उसके जीन में ही है. हमने ओनली क्या किया है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है. मीन्स उसका नॉर्मल बोन मैरो निकाला और फ्रेश बोन मैरो उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया. लेकिन नॉर्मली वो जो बोन मैरो प्रोड्यूस करेगी उसमें इसकी डेफिशिएंसी रहेगी, तो इट इज़ एन कम्प्लीटली इनक्यूरेबल. लेकिन हम ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड कर सकते हैं
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या करना है हमें? रिप्लेस करना है, दैट इज अ जीन। क्या रिप्लेस करना है हमें? उसका जीन रिप्लेस करना है। तो इस पेशेंट की बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी है? एडीए की। एडीए इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। तो ये एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला स्पेसिफिक जीन होगा, ये एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला स्पेसिफिक जीन होगा। तो नॉर्मल अगेन सेंट्रल डोग्मा, डीएनए दैट इज अ जीन converted into mRNA, converted into protein that is an enzyme that is ADA। ठीक है, तो इस पेशेंट में ADA की डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी क्यों आई? ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ जीन, ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन। दिस जीन इज कॉल्ड एज एन डिफेक्टिव जीन। ठीक है, तो हमें किस जीन को रिप्लेस करना है? इस डिफेक्टिव और एबनॉर्मल जीन को। क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि ये डिफेक्टिव जीन एडीए प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसको हमें क्या करना है? इस डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना है। इस डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना है। दिस इज अ टाइप ऑफ जीन थेरेपी। ठीक है, तो हम जीन थेरेपी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, there are two strategies used. First, in vivo gene therapy and ex vivo gene therapy. In vivo gene therapy and ex vivo gene therapy मीन्स इस एबनॉर्मल जीन को हम नॉर्मल जीन से हमें रिप्लेस करना है। तो दो टाइप से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। एक मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इन विवो टेक्निक, और दूसरी मेथड यूज़ कर सकते हैं एक्स विवो टेक्निक। तो व्हाट इज मीन बाय इन विवो एंड व्हाट इज मीन बाय एक्स विवो? ठीक है, तो इन विवो टेक्निक मीन्स हमें डायरेक्टली उस ऑर्गन के टारगेट सेल में नॉर्मल जीन को इंसर्ट करना है। इंसर्शन ऑफ टारगेट जीन, insertion of target or desired gene into target organ or cell। in vivo means desired gene डायरेक्टली उस सेल और ऑर्गन में क्या करना है? हमें ट्रांसप्लांट करना है और इंसर्ट करना है। इट इज कॉल्ड एज एन इन विवो, इनसाइड द सेल, डायरेक्टली इनसाइड द सेल। मीन्स वो सेल हमें आइसोलेट नहीं करना है, उस सेल में हमें क्या करना है? डायरेक्टली वो डिजायर्ड जीन मीन्स नॉर्मल जीन गेट रिप्लेस्ड और इंसर्ट इनटू अ सेल और मे बी इन ऑर्गन। एंड इन केस ऑफ एक्स विवो टेक्निक क्या में भी हो सकता है? यहाँ जो डिफेक्टिव जीन है मीन्स डिफेक्टिव सेल है, उसे क्या करना है? हमें आइसोलेट करना है। डिफेक्टिव सेल गेट आइसोलेट, देन इंसर्ट डिजायर्ड जीन इनटू सेल एंड देन यहाँ रिस्पेक्टिव चेंज किया हुआ सेल अगेन रिप्लेस इनटू अ स्पेसिफिक पेशेंट्स बॉडी। then replaced cell get insert into
पेशेंट बॉडी। मीन्स सेकेंड टेक्निक में हमने क्या किया, वो स्पेसिफिक सेल आइसोलेट किया, उस सेल में हमने क्या किया, डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया और देन रिप्लेस्ड जो भी सेल है वो अगेन हमने क्या किया, उसकी बॉडी में इंसर्ट किया। एक ही सेल नहीं इंसर्ट किया, इस रिप्लेस्ड सेल को हमें क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई करके इंसर्ट करना है। गेट मल्टीप्लाइड विद द हेल्प ऑफ कल्चर मीडियम एंड देन इंसर्टेड इनटू अ टारगेट ऑर्गन और सेल। ठीक है। एक्स वीओ मीन्स उस सेल को बॉडी से बाहर निकालना, उसमें चेंज करना एंड अगेन गेट इनोकुलेटेड इनटू द बॉडी। एक्स वीओ मीन्स बॉडी के बाहर, इन वीओ मीन्स बॉडी के डायरेक्टली अंदर क्या इंसर्ट करना है, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन मीन्स नॉर्मल हेल्दी जीन को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, इंसर्ट करना है। समझ में आ रहा है। इन वीओ सेल इनोकुलेट नहीं कर, आइसोलेट नहीं करना है, डायरेक्टली डिजायर्ड जीन इंसर्टेड इनटू द टारगेट सेल और ऑर्गन। एक्स वीओ सेल को निकालना, उसमें चेंज करना, मल्टीप्लाई करना एंड दिस सेल्स गेट अगेन इंसर्टेड इनटू अ पेशेंट्स बॉडी। ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एन एक्स वीओ टेक्निक। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑफ अगेन टू टाइप्स ऑफ सेल थेरेपी। Two types of cell therapy. First, somatic cell therapy and germline cell therapy. क्या हो सकता है इसका मीनिंग? सोमैटिक सेल थेरेपी एंड जर्मलाइन सेल थेरेपी, क्या मीनिंग है? सोमैटिक सेल मीन्स सेल थेरेपी ही हमें यूज करनी है यहाँ, लेकिन करेक्ट सोमैटिक सेल में अगर स्पेसिफिक डिसीज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, नेक्स्ट मे बी हार्ट डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये जो भी, और मे बी कैंसर, तो ये सभी डिसीज किसके रिलेटेड है? रिलेटेड टू द सोमैटिक सेल्स। अगर सोमैटिक सेल में कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट हुई है तो उसे अगर हमें रिप्लेस करना है तो कौन सी सेल थेरेपी यूज़ करनी है? सोमैटिक सेल थेरेपी। मीन्स जीन थेरेपी यूज्ड इन सोमैटिक सेल। जीन थेरेपी में बी यूज्ड इन सोमैटिक सेल, कॉल्ड एज अ सोमैटिक सेल थेरेपी। और अगर जर्म सेल में हमें जीन थेरेपी करनी है, इट इज कॉल्ड एज एन जर्म लाइन सेल थेरेपी। मीन्स जर्म सेल्स जो भी स्पर्म और ओवरी स्पर्म और एग प्रोड्यूसिंग सेल्स है, इनिशियल सेल्स, इट इज कॉल्ड एज अ जर्म सेल्स। उसमें अगर हमें चेंज करना है, एबनॉर्मल जीन को रिप्लेस करना है नॉर्मल जीन से, इट इज कॉल्ड एज एन जर्म लाइन सेल थेरेपी। तो इन दोनों भी टाइप्स में हम ये दोनों भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, करेक्ट ना? अगर हमें सोमैटिक सेल में जीन थेरेपी करनी है तो मे बी आप इन वीओ टेक्निक यूज कर सकते हो, मे बी एक्स वीओ टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर आपको जर्मलाइन सेल थेरेपी यूज करनी है तो मे बी इन वीओ, मे बी एक्स वीओ। मीन्स ये जर्म सेल आप आइसोलेट करके उसे उसमें चेंज कर सकते हो। मीन्स इस टाइप की सेल थेरेपी करने के लिए उस रिस्पेक्टिव एम्ब्रियो में क्या करना है, हमें चेंज कर, मीन्स एम्ब्रियो के जर्म सेल में हमें चेंज करना है। मीन्स जो डिसीजेस हेरिडिटरी है, जो डिसीजेस हेरिडिटरी है, मीन्स वो हेरिडिटरी डिसीज क्यों क्रिएट हुआ? ड्यू टू द एबनॉर्मल जीन, ड्यू टू द एबनॉर्मल जीन। तो उस एबनॉर्मल हेरिडिटरी डिसीज को क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ जर्मलाइन सेल थेरेपी। जर्मलाइन सेल थेरेपी समझ में आ रहा है? तो इन दोनों भी टेक्निक में हम मे बी इन वीओ कर सकते हैं, मे बी एक्स वीओ टेक्निक यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, मे बी आइसोलेट करके उसमें चेंज करके उसमें हम नॉर्मल और हेल्दी जीन रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। These are the types of gene therapy and these are the two strategies of cell therapy. Next, तो स्किड डिसीज के अगेंस्ट उन्होंने कौन सी ट्रीटमेंट फॉलो की? फॉर स्किड तो उन्होंने टेक्निक फॉलो की, दैट इज एन एक्स वीओ टेक्निक। स्किड डिसीज के अगेंस्ट उन्होंने फॉलो की एक्स वीओ टेक्निक। तो ये कौन सा टाइप का डिसीज है? सोमैटिक और जर्मलाइन, सोमैटिक और जर्मलाइन, सोमैटिक करेक्ट।
तो इट इज़ एन टाइप ऑफ एक्स वीओ एज वेल एज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्किड के अगेंस्ट उन्होंने जो ट्रीटमेंट की वो ट्रीटमेंट हम देखेंगे। स्किड तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट आइसोलेट अ नॉर्मल जीन विच इज कोड फॉर एडीए। उन्होंने फर्स्ट क्या किया, स्किड की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने नॉर्मल जीन जो एडीए को कोड करता है वो आइसोलेट किया। ई कोलाई लिया, उसका प्लाज्मिड, और ये क्या हुआ यहाँ अगेन डिजायर्ड जीन, ये क्या हुआ यहाँ डिजायर्ड जीन और पैसेंजर जीन गेट इनोक्युलेटेड और इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड, गेट इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड। और यहाँ क्या बना यहाँ नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज अ आरडीएनए। ठीक है, नॉर्मल जो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी देखी थी, सेम ट्रीटमेंट। नॉर्मल मीन्स डिजायर्ड जीन विच इज कोड फॉर एडीए, आइसोलेट किया, वो किस में इनोकुलेट किया, प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड एक्ट एज अ फैक्टर। जनरली हम प्लाज्मिड किससे आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया ई कोलाई। तो यहाँ उन्होंने आरडीएनए बनाया, आरडीएनए गेट इंसर्टेड इनटू द होस्ट, इंसर्टेड इनटू द होस्ट। नेक्स्ट डायरेक्टली इन्होंने होस्ट को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इन्होंने होस्ट और रिट्रोवायरस का कॉम्बिनेशन किया। रिट्रोवायरस स्किड के ट्रीटमेंट के लिए दिस आरडीएनए विथ होस्ट गेट ट्रीटेड विथ रिट्रोवायरस, ट्रीटेड विथ रिट्रोवायरस। तो ये रिट्रोवायरस क्या करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आफ्टर द इन्फेक्शन दिस टारगेट जीन इंसर्टेड इनटू द रिट्रोवायरस, दिस टारगेट जीन इंसर्टेड इनटू द रिट्रोवायरस। नेक्स्ट स्टेप, टारगेटेड जीन इंसर्टेड इनटू द रिट्रोवायरस। ठीक है, मीन्स विच इज एंजाइम एडीए। ठीक है, नेक्स्ट this retrovirus again infect to the lymphocytes of patient. नेक्स्ट स्टेप, जो रिट्रोवायरस हमने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, उस बैक्टीरिया में जो हमने नॉर्मल हेल्दी जीन इंसर्ट किया था, वो हेल्दी जीन किस में इंसर्ट हुआ, अगेन इंसर्टेड इनटू द वायरस। ठीक है, हम बैक्टीरिया को डायरेक्टली क्यों लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इसको इससे क्यों मैच नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट डिसॉल्व ह्यूमन सेल, सोमैटिक सेल्स। तो वायरसेस इजीली डिसॉल्व द वॉल ऑफ सेल। ठीक है, लेकिन ये वायरस अंदर एंटर नहीं करेगा, ये क्या एंटर करेगा, इसका ओनली द जेनेटिक मटेरियल, दे एंटर ओनली जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल, दैट इज अ लिम्फोसाइट्स। तो इन्होंने बहुत सारे लिम्फोसाइट्स ऐसे कलेक्ट किए और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या किया, इंसर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ इंसर्ट किया वायरस ने, इसके साइटोप्लाज्म में। ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, न्यूक्लियस में। देन अगेन इन सेल को हमें क्या करना है, इनोक्यूलेशन को रखना है, इंक्यूबेशन के लिए रखना है। आफ्टर इंक्यूबेशन इस लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में अब नॉर्मल हेल्दी जीन एंटर हुआ, नॉर्मल हेल्दी जीन गेट एंटर इनटू द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब ये क्या हुआ, लिम्फोसाइट विथ एडीए एनकोडिंग एंजाइम जीन, लिम्फोसाइट्स विथ एडीए एनकोडिंग एंजाइम जीन्स। अब ये नॉर्मल लिम्फोसाइट्स को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। एक ही हमें इंसर्ट करना है क्या, नहीं, इसको क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा इन कल्चर मीडियम, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन
number of normal lymphocytes get inserted into the patient body. Insert into patient body. Inserted into the patient body. This is a treatment for SCID. SCID के लिए उन्होंने ex vivo टेक्निक यूज की, that is a somatic cell gene therapy. क्या किया उन्होंने? नॉर्मल एडीएच जीन ये उस पेशेंट में से आइसोलेट किया क्या? नॉर्मल जीन नहीं, क्योंकि उस पेशेंट के ऑल ओवर बॉडी के सभी डीएनए में क्या प्रेजेंट है? डीएनए एडीए डेफिशिएंसी जीन्स प्रेजेंट है. तो ये जीन नॉर्मल पर्सन की बॉडी से आइसोलेट किया. दिस जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्मल हेल्दी पर्सन एंड गेट inserted into a normal plasmid to form rDNA, inserted into the host, infect with the retrovirus. Retrovirus के infection के बाद this desired gene inserted into the retrovirus. Retrovirus infect to the lymphocyte of patients, then it get replaced with the help replaced with normal ADA encoding gene, then multiply with culture medium and inserted into the patient's body. ठीक है, दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर स्किड. समझ में आई? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीन थेरेपी में. जीन थेरेपी मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल और कौन से डिफेक्टिव जीन्स विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल और हेल्दी जीन्स. ठीक है, इतना ध्यान में रखना है. एबनॉर्मल जीन को नॉर्मल और डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है. किस लिए? डिसीज क्यूर करने के लिए. डिसीज क्यूर करने के लिए. तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है. मे बी इंसुलिन की जिन्हें डेफिशिएंसी है तो उनमें हम ये ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं. मे बी अल्जाइमर टाइप के कोई डिसीजेस है, डिफरेंट टाइप के डिसीज में हम ये एबनॉर्मल जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करने की थेरेपी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कैंसर सेल में भी जीन थेरेपी मोस्टली यूज़ की जाती है, क्योंकि कैंसरस सेल्स में कैंसर सेल मल्टीप्लाई होते हैं, उनमें म्यूटेशन होता है, इसलिए कैंसर क्रिएट होता है. तो ड्यू टू द म्यूटेशन वो जीन हमें क्या करना है? नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना है. ठीक है, तो दिस इज द जीन थेरेपी फर्स्ट एप्लीकेशन इन मेडिसिन. सेकेंड, इंसुलिन. Second application in medicine, that is insulin. Insulin क्या है? It is type of हार्मोन. ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या क्रिएट होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटस और इंसिपिडस. मेलाइटस, excess amount of glucose in blood. Glucose in blood. ठीक है, तो इंसुलिन को हमें क्या करना है? लैब लेवल में मल्टीप्लाई करना है. किस लिए? डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट में इंसुलिन इंसर्ट करने के लिए. तो इंसुलिन ऐसे ही प्रोड्यूस होगा क्या लैब में? नहीं. तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉलो करनी होगी. ठीक है, तो इंसुलिन गेट मल्टीप्लाइड विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी. में लास्ट टाइम बताया था बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में कैसे आरडीएनए प्रिपेयर करने के लिए इंसुलिन का जीन हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट किया. तो वो इंसर्ट करने के लिए पहले हमें इंसुलिन का जीन आइसोलेट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इंसुलिन आइसोलेटेड बाय
Banting and Best. First time insulin is isolated by Banting and Best scientists. Banting and Best. Next, first time insulin, human insulin is produced by American company Eli Lilly. फर्स्ट टाइम ह्यूमन की बॉडी में से इंसुलिन प्रोड्यूस किया अमेरिकन कंपनी दैट इज इली लिली. ये एक फर्म का नाम है, फर्म इली लिली फर्म ने फर्स्ट टाइम ह्यूमन की बॉडी में से इंसुलिन आइसोलेट किया और दैट टाइप ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड एज, उसे नाम दिया है उन्होंने ह्यूम्युलिन. दैट टाइप ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड एज एन ह्यूम्युलिन. फर्स्ट टाइम इंसुलिन किसने आइसोलेट किया? बैंटिंग एंड बेस्ट ने. ह्यूमन इंसुलिन फर्स्ट टाइम अमेरिकन फर्म ने प्रोड्यूस किया, दैट इज फर्म का नाम है इली लिली. तो उससे उन्होंने नाम दिया ह्यूम्युलिन. ह्यूम्युलिन मीन्स ह्यूमन की बॉडी में से आइसोलेट किया गया हुआ इंसुलिन कॉल्ड एज अ ह्यूम्युलिन. ठीक है. नेक्स्ट SLS, श्रेया लाइफ साइंस पुणे. तो इस लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम RDNA टेक्नोलॉजी थ्रू इंसुलिन प्रोड्यूस किया. RDNA टेक्नोलॉजी थ्रू इंसुलिन प्रोड्यूस किया एंड उन्होंने उसे नाम दिया फर्स्ट रिकोजुलिन. रिकोजुलिन मीन्स रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन. ठीक है. तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछ जाता है. इंसुलिन हमें किस लिए प्रिपेयर करना है? डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए. क्यों डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए? क्योंकि इस पेशेंट में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें हमें क्या करना है? इंसुलिन का इंजेक्शन देना है. इसलिए हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन करना है. तो इंसुलिन फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय बैंटिंग एंड बेस्ट. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, इंसुलिन इज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय बैंटिंग एंड बेस्ट. इंसुलिन ह्यूमन की बॉडी में से फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया और आइसोलेट किया, दैट इज अमेरिकन फेडरेशन फर्म, दैट इज अ इली लिली और इट इज़ कॉल्ड एज अ ह्यूम्युलिन. और फर्स्ट टाइम RDNA टेक्नोलॉजी थ्रू श्रेया लाइफ साइंस पुणे, इन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस किया, इट इज़ और उसे नाम दिया रिकोजुलिन. इट इज़ कॉल्ड एज अ रिकोजुलिन. ठीक है. तो डायरेक्टली ह्यूमन की बॉडी से फर्स्ट टाइम इंसुलिन आइसोलेट किया क्या? नहीं. तो फर्स्ट टाइम इंसुलिन इज आइसोलेटेड बाय dog's pancreas. First time insulin is isolated by pancreas of dog. Then isolated by pig's pancreas. And then उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन इंसुलिन पर. काऊ की बॉडी में से भी इंसुलिन आइसोलेट किया था, लेकिन कुछ स्लाइड चेंजेस थे उसमें, इसलिए ये इस टाइप के इंसुलिन हम ह्यूमन की बॉडी में इंसर्ट नहीं कर सकते. देयर इज सम केमिकल चेंजेस. ठीक है. तो मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ इंसुलिन कौन सा है? ह्यूम्युलिन, कि जो ह्यूमन की बॉडी से आइसोलेट किया गया है और वो हम ईजिली ह्यूमन की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. इस टाइप के इंसुलिन हमने आइसोलेट किया है, लेकिन वो हम इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्लाइट अमीनो एसिड सीक्वेंस ह्यूम्युलिन से डिफरेंट है, इसलिए. ठीक है. तो नेक्स्ट, इंसुलिन कैसे प्रिपेयर करना है?
इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन क्योंकि ये हार्मोन है एंड ऑल हार्मोन्स एक्ट एज एन प्रोटीन्स, ठीक है। तो इंसुलिन इज कंपोज्ड बाय अमाइनो एसिड चेन, इट इज, और इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलिन एक कितने अमाइनो एसिड की चेन से प्रिपेयर होता है। तो इंसुलिन, नॉर्मल इंसुलिन इज फॉर्म्ड बाय चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो इंसुलिन में दो टाइप्स के इंसुलिन है, फर्स्ट प्रो इंसुलिन एंड सेकेंड मैच्योर इंसुलिन, प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में 3 चेन्स है, 3 चेन्स ऑफ अमाइनो acid. What is the difference between pro-insulin and mature insulin? Pro-insulin contain 3 chains of amino acid and mature insulin contain 2 chains of amino acid. Pro-insulin में 3 chains हैं और mature insulin में क्या है? 2 amino acid के chains हैं। तो pro-insulin contain A chain, B chain and C chain. Mature insulin contain only A chain and B chain. प्रो इंसुलिन में 3 अमाइनो एसिड के चेन्स हैं A, B, C और मैच्योर इंसुलिन में 2 अमाइनो एसिड के चेन्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर प्रो इंसुलिन, सपोज दिस इज द चेन A, चेन B and this is the chain C. Chain A, chain B, chain C. In case of pro-insulin, and mature insulin contain chain A and chain B. Chain A and chain B. ठीक है। तो इन दोनों डायग्राम में फर्क क्या है? प्रो इंसुलिन में सी चेन प्रेजेंट है, मैच्योर इंसुलिन में सी चेन एब्सेंट है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी चेन इन केस ऑफ प्रो इंसुलिन? तो सी चेन का फंक्शन है टू कनेक्ट ए चेन एंड बी चेन। सी चेन ए चेन और बी चेन को क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इट इज एन इनएक्टिव, एक्चुअली ये इंसुलिन प्रोडक्शन में कुछ भी रोल प्ले नहीं करता। ये ओनली प्रो इंसुलिन मीन्स जो प्रीवियसली इंसुलिन प्रिपेयर होता है उसमें प्रेजेंट होता है, इसमें नेचुरल इंसुलिन का कोई भी फंक्शन प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये आप इससे निकाल दोगे तो इट एक्ट एज अ मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। तो इट इज अ कंप्लीटली इनएक्टिव। ए चेन एंड बी चेन प्ले रोल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। मेन इंसुलिन का फंक्शन कौन से चेन परफॉर्म करते हैं? ओनली ए चेन एंड बी चेन, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन इज कंपोज्ड बाय 51 + 22 अमाइनो एसिड, मीन्स प्रो इंसुलिन कंटेन टोटल 73 अमाइनो एसिड्स। तो 73 कैसे? चेन ए कंटेन 21 अमाइनो एसिड, ये क्वेश्चन इसके पहले बहुत बार आ चुका है। ए चेन में होता है 21 अमाइनो एसिड, बी चेन कंटेन 30 अमाइनो एसिड्स एंड सी चेन कंटेन 22 अमाइनो एसिड्स। तो प्रो इंसुलिन में टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हुए? 73 अमाइनो एसिड्स। एंड मैच्योर इंसुलिन में कितने होने चाहिए? दैट इज 51 अमाइनो एसिड। Normal mature functional insulin contain 51 amino acid, that is a 21 for A chain and 30 for B chain. So mature means functional insulin contain 51 amino acid and inactive, that is a non-functional insulin contain, pre-insulin contain 73 amino acid. कैसे 73?
ए और बी के 51 एज वेल एज सी के 22 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो प्री इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर इंसुलिन। ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है? ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ चेन सी। ये हमारे बॉडी में नॉर्मली अभी प्रिपेयर हो रहा है प्रो से मैच्योर इंसुलिन। तो प्रो से मैच्योर इंसुलिन प्रिपेयर करना है तो सी चेन क्या होती है, यहाँ से डिग्रेड होती है। कब डिग्रेड होती है? जब इन दोनों चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होता है, तब सी चेन गेट डिग्रेडेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। Two protein chains are connected with the help of only disulfide bond. दो chains एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं only with the help of disulfide bond. Actually proteins और amino acid are connected with the help of peptide bond. लेकिन two chains are interconnected with the help of only disulfide बॉन्ड। जब दोनों चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होता है तब सी चेन गेट डिग्रेडेड। ठीक है, और जब सी चेन डिग्रेड होती है तब हमारा ये क्या बनता है? मैच्योर इंसुलिन। मींस सी चेन का फंक्शन क्या है? ओनली डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होने तक इन दोनों चेन को क्या करना है? इंटरकनेक्ट करना है। और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड सी चेन गेट डिग्रेडेड। समझ में आ रहा है? तो इस तरह इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन होता है, प्रो इंसुलिन गेट कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर इंसुलिन। तो इस यहाँ से यहाँ तक प्रोसीजर लाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है नॉर्मल हमारे बॉडी में। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी जिनको है उनके बॉडी में हमें क्या करना है? डायरेक्टली इंसुलिन इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। तो इंसुलिन हमें लैब लेवल में प्रिपेयर करना है। तो हमें क्या करना है? ये इंसुलिन कलेक्ट करना है क्या? प्रो इंसुलिन कोडिंग जीन हमें कलेक्ट करना होगा क्या? अगर आपने प्रो इंसुलिन कोडिंग जीन कलेक्ट किया तो उसके साथ क्या आएगा? सी चेन भी आएगी जो इसेंशियल नहीं है। तो हमें कौन से चेन्स कलेक्ट करने, कौन से जीन कलेक्ट करना है जो ओनली ए और ओनली बी चेन को कोड करते हैं? वो जीन्स क्या करना है हमें? उस नॉर्मल हेल्दी पर्सन से आइसोलेट करने। तो इसके ट्रीटमेंट, तो ये कैसे फॉर्म करना है हमें इंसुलिन प्रोडक्शन? बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इंसुलिन प्रोडक्शन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट जीन कोड फॉर चेन ए, जीन फॉर चेन बी, ठीक है। तो ये दोनों जीन हमने सेपरेटली कलेक्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट जीन फॉर चेन ए get inserted into a specific plasmid. Again second experiment में B chain inserted into the B chain encoding gene is inserted into the specific plasmid. Then formation of rDNA, formation inserted into the host. ठीक है, multiplication with the help of culture medium. ठीक है, after the multiplication isolate A chain encoding gene, isolate B chain encoding gene, and ये दोनों भी जीन हमें क्या करना है? अगेन इंसर्टेड इनटू स्पेसिफिक मीडियम। और ये दोनों भी चेन क्या करेंगे अब? एक दूसरे के साथ ए चेन बी चेन टू फॉर्म अ डाइसल्फाइड बॉन्ड।
और यहाँ हमारा इंसुलिन प्रिपेयर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमें सेपरेटली HN एनकोडिंग जीन, सेपरेटली BCN एनकोडिंग जीन हमें आइसोलेट करना है, दोनों को भी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से मल्टीप्लाई करना है एंड देन फॉर्म अ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन बिटवीन A and B chain and then there will be formation of mature insulin. It is called as a mature insulin. हमने अब प्रिपेयर किया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. Next application in medical field, that is the production of interferons. Production of interferons. So what is mean by interferons? What is mean by interference? इन दोनों में कंफ्यूजन है, इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरेंस हमने देखा आरएनए इंटरफेरेंस, जो आरएनए का फंक्शन ब्लॉक करता है वो विद द हेल्प ऑफ मे बी एमआरएनए, विद द हेल्प ऑफ मे बी सीडीएनए. और इंटरफेरॉन्स इज अ क्लास ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन. is a class of antiviral protein. Interferons are the class of antiviral proteins. तो what is the function of interferons? तो interferons कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और उसका मेन फंक्शन क्या है? तो interferons means class of antiviral protein. These antiviral proteins are produced by defective cells. These proteins are produced by defective cells. Defective cells means हमारे जिस ऑर्गन को और जिस बॉडी के सेल्स में वायरस ने इन्फेक्ट किया है वो सेल क्या हुआ हमारे बॉडी का डिफेक्टिव सेल. तो सपोज दिस आर द सम बॉडी सेल्स. तो इन सेल्स पर क्या हुआ है, वायरस का इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है. वायरस इन्फेक्शन बाय वायरस. तो दीज सेल्स एक्ट एज एन डिफेक्टिव सेल्स. ठीक है. वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद मीन्स जिस ऑर्गन पर और जिन सेल पर इन्फेक्शन हुआ है दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एन डिफेक्टिव सेल्स और डिफेक्टिव ऑर्गन्स. तो ये स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन ओनली कब प्रोड्यूस होगा, जब वायरस हमारे बॉडी पर अटैक करेगा तब. और उस वायरस के अगेंस्ट जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा दैट टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज एन इंटरफेरॉन. समझ में आ रहा है. आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ वायरस दिस टाइप ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस द प्रोटीन अगेंस्ट द वायरस called as an antiviral proteins called as an interferons. ओनली ये कौन प्रोड्यूस करता है, डिफेक्टिव सेल्स. और ये डिफेक्टिव सेल्स मीन्स कौन से टाइप के सेल्स, दैट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट और मे बी दे एक्ट एज अ फाइब्रोब्लास्ट और मे बी ये हो सकता है मैक्रोफाजेस.
ठीक है, हमारे टिश्यू में ये गया है। ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सभी सेल पर जब वायरस का इन्फेक्शन क्रिएट होता है तब हमारे बॉडी में ये स्पेसिफिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन अगेंस्ट द वायरस। इट इज कॉल्ड एज एन इंटरफेरॉन्स, इट इज कॉल्ड एज एन इंटरफेरॉन्स। ठीक है, तो ये थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज मेडिसिन फील्ड में इंटरफेरॉन। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरॉन। इट इज़ अ क्लास ऑफ एंटीवायरल प्रोटीन। ये प्रोटीन ओनली कब सिंथेसाइज होगा, जब वायरस का इन्फेक्शन होगा तब ओनली। ठीक है, नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे क्या इंटरफेरॉन्स, नहीं, ओनली दो सेल्स प्रोड्यूस द प्रोटीन विच आर इन्फेक्टेड बाय वायरसेस। ठीक है, ठीक है, और मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं मेडिसिन में, करेक्ट, फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। नेक्स्ट मैंने बताया था मेडिसिन फील्ड में फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन विच इज यूज्ड फॉर ड्रग प्रिपरेशन। नेक्स्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सॉरी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, करेक्ट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, तो इन एंजाइम प्रोडक्शन जो रिक्वायर्ड है हमें रिस्पेक्टिव एडीए लाइक एंजाइम सिंथेसाइज करने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इन केस इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो मोलिकुलर डायग्नोसिस मीन्स इसका हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोसिस मीन्स एक स्पेसिफिक डिसीज आपको डायग्नोज करना है, फॉर एग्जांपल कैंसर और फॉर एग्जांपल एड्स, तो वो हमें विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय पीसीआर, तो लास्ट टाइम हमारा प्रोसेस में गया है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या करते हैं हम उसमें, डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज़ एन इन विवो और एक्स विवो टेक्निक, एक्स विवो टेक्निक, करेक्ट। तो मोलिकुलर डायग्नोसिस मीन्स उसमें रिस्पेक्टिव डिसीज, फॉर एग्जांपल हमें एड्स का डायग्नोसिस करना है, लेकिन एड्स का डायग्नोसिस इनिशियल कंडीशन में हो सकता है क्या, एड्स इनिशियल कंडीशन में कभी भी डायग्नोज नहीं हो सकता। लेकिन इफ सम सिम्टम्स उस पेशेंट में हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके ब्लड में वो पॉजिटिव ट्रीटमेंट नहीं आ रही, पॉजिटिव नहीं आ रही उसकी डायग्नोसिस, तो उसके ब्लड चेकअप में से हम रिस्पेक्टिव एंजाइम और रिस्पेक्टिव जीन आइसोलेट करके उसका पीसीआर करेंगे और उसके बाद हम उसका डायग्नोसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलाइजा, विद द हेल्प ऑफ एलाइजा। इंसुलिन समझ में आया, ठीक है। इंसुलिन इज अ ह्यूमन की बॉडी में से फर्स्ट आइसोलेट किया बाय रिस्पेक्टिव फर्म इली लिली, इट इज कॉल्ड एज अ हिमिलिन, और रिकोजुलिन मीन्स रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन किन्होंने प्रिपेयर किया, श्रेया लाइफ साइंस पुणे, और उन्होंने उसे नाम दिया रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, दैट इज अ रिकोजुलिन। फर्स्ट टाइम इंसुलिन इज आइसोलेटेड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंसुलिन। इंसुलिन नॉर्मल कितने अमाइनो एसिड की चेन है, नॉर्मली फंक्शनली इंसुलिन इज 51 अमाइनो एसिड की और प्रो इंसुलिन इज 73 अमाइनो एसिड। प्रो इंसुलिन कंटेन 3 चेन A, B and C. C chain is completely non-functional and B chains are completely active for. A chain contain 21 amino acid, B chain contain 30 amino acid. मैच्योर में 2, प्रो इंसुलिन में 3 चेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें जो लैब लेवल में इंसुलिन प्रिपेयर करना है उसमें C चेन इंक्लूड नहीं करनी है, ओनली A एंड B चेन लेके हमें क्या करना है, RDNA टेक्नोलॉजी थ्रू रिस्पेक्टिव इंसुलिन प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट
molecular diagnosis with the help of PCR or with the help of ELISA. PCR और with the help of ELISA. तो PCR इन डिटेल हमने देखा है. PCR में हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिव जो जीन डिफेक्ट को कोड करता है उस जीन को कलेक्ट करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, उसे डायग्नोज करना है विद द हेल्प ऑफ PCR टेक्निक. डिटेल में ये देखा है. नेक्स्ट, ELISA technique is used for antigen antibody reaction. ELISA is only used to detect the antigen antibody reaction. It is only used to detect the antigen antibody reaction, and this is the most common technique to diagnose the disease, that is an AIDS. That is an AIDS. एड्स ट्रीटमेंट, एड्स की डायग्नोसिस के लिए हम मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज एन ELISA. व्हाट इज मीन बाय ELISA? लॉन्ग फॉर्म मोस्टली पूछा जाता है इसका. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे. ELISA ट्रीटमेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे. तो हमें ऐसे मीन्स ये प्रोसीजर है, एक टाइप की प्रोसीजर. सॉर्बेंट मीन्स एडसॉर्ब करना है हमें कुछ स्पेसिफिक जो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट है और जो एंजाइम के लिए लिंक्ड है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. तो एड्स डिसीज इज क्रिएटेड बाय वायरस रेट्रोवायरस. इट इज क्रिएटेड बाय रेट्रोवायरस. ठीक है. तो रेट्रोवायरस का मैंने इसके पहले भी एक स्ट्रक्चर एक बार बताया था. ठीक है, बताया था ये स्ट्रक्चर. तो इसके ये साइड के जो नॉब्स है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक क्या है, क्यों एड्स इज एन इनक्यूरेबल डिसीज, मैंने बताया था उस वक्त. GP120 है इसमें, इस नॉब में ग्लाइकोप्रोटीन 120. क्यों एड्स इज एन इनक्यूरेबल डिसीज, क्यों हमारी बॉडी एड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर नहीं कर सकती जब फर्स्ट टाइम एड्स का वायरस हमारे बॉडी पर अटैक करता है तब, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव कोट, ड्यू टू द स्पेसिफिक प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोट. क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये एंटीजन है ना. एड्स वायरस मीन्स एनी टाइप ऑफ पैथोजन एक्ट एज एन फॉरेन एंटीजन. हमारे बॉडी का ये क्या हुआ, एंटीबॉडी. ठीक है, ये एंटीबॉडी वायरस के अगेंस्ट, मोस्टली एड्स के वायरस के अगेंस्ट क्यों एंटीबॉडीज नहीं प्रिपेयर कर पाता, क्योंकि इस वायरस के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिंग कोड प्रेजेंट है. तो ये हमारे खुद के एंटीबॉडी को ये एंटीजन डिटेक्ट करने नहीं देता और इसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाती. देन हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ रिक्वायर्ड है ओनली. तो ये जनरली हमारे बॉडी में से जो इम्यून प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, दैट इज अ लिम्फोसाइट. ये हम लैब लेवल में नेचुरली मीन्स इस ELISA टेस्ट में होता है जनरली. ये लिम्फोसाइट जनरली जब इस वायरस पर अटैक करते हैं तब, सॉरी ये वायरस इस पे अटैक करता है तब ये लिम्फोसाइट केमिकली ये प्रोटीन कोट डिसॉल्व करता है और आफ्टर डिसॉल्विंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस गेट इंसर्टेड इनटू द लिम्फोसाइट. ठीक है, मीन्स वायरस का इन्फेक्शन के बाद ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का इसमें आ जाता है. वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA और DNA. सिंगल स्ट्रैंडेड करने करेक्ट. रेट्रोवायरस कंटेन SS RNA.
ठीक है। तो वायरस इस रिस्पेक्टिव इम्यून सिस्टम क्रिएटिंग सेल्स में क्या करता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेल, ये हुआ हमारा फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल में जब वायरस अटैक करता है तब एड्स डिटेक्ट होगा क्या? नहीं। बहुत ईयर के बाद एड्स के सिम्टम क्या होते हैं, नज़र आते हैं। देन उसके बाद हम एड्स की ट्रीटमेंट और एड्स का डायग्नोसिस करेंगे, उस पेशेंट को एड्स है या नहीं। लेकिन सपोज कुछ सिम्टम्स उसके इनिशियली दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन वो सिम्टम्स कुछ कोई भी डिसीज के हो सकते हैं मे बी, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल उस पेशेंट का आइसोलेट कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पेशेंट। और ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का स्पेसिफिक माइक्रो टाइटर प्लेट होता है, माइक्रो टाइटर प्लेट्स होते हैं। कैसे एलाइजा में रिट्रोवायरस डिटेक्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो टाइटर प्लेट। ये माइक्रो टाइटर प्लेट्स आर कोडेड बाय, इसके वॉल पर GP120 को एडसॉर्ब किया जाता है, GP120 को, ठीक है। और जिस पेशेंट में हमें वो डिटेक्ट करना है उस पेशेंट का क्या कलेक्ट किया जाता है, सीरम, उस पेशेंट का सीरम कलेक्ट किया जाता है। इस सीरम में जनरली क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी इस वेल में, वेल मीन्स यहाँ एक स्पेसिफिक नोच लाइक पार्ट, इस वेल में क्या करते हैं, हम उस पेशेंट का सीरम डाल देते हैं ड्रॉप में, ठीक है। अगर ये एंटीबॉडी इस GP120 को अगर बाइंड हुआ, सपोज दिस एंटीबॉडीज आर बाइंड टू द GP120 एक्ट एज एन एंटीजन, मीन्स यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ मीन्स यहाँ एलाइजा की टेस्ट फॉलो हुई, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ हमें अगेन ऐड करना है AP, अल्कलाइन फोस्फेटेज। It is an enzyme, alkaline phosphatase, it is an enzyme. This enzyme is bind to, जहाँ GP और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है वहाँ ये एंजाइम बाइंड होता है, अल्कलाइन फोस्फेटेज प्लस। तो ये तीनों का कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्लस एंजाइम। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंजाइम इस पर एक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू एन कलर्ड कंपाउंड, इट इज प्रोड्यूस्ड इनटू द कलर्ड कंपाउंड। अगर इस पेशेंट में स्पेसिफिक, बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडीज हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा तभी क्या होगा, उससे ये एंजाइम बाइंड होगा। सपोज इस पेशेंट के सीरम में रिट्रोवायरस अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेकेंड वेल में इसके साथ कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं करेगा। वाई स्ट्रक्चर मीन्स इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं करेगा। ये एंटीबॉडी अगर वो पेशेंट हेल्दी है तो, अगर वो पेशेंट हेल्दी है, इट इज़ अ फर्स्ट केस एंड इट इज़ अ सेकेंड केस। अगर उसके बॉडी में रिट्रोवायरस का अटैक हुआ है तो वो रिट्रोवायरस के अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेगा। मीन्स वो एंटीबॉडी इस GP को बाइंड होंगे, अगर उस GP को बाइंड होंगे तो ये अल्कलाइन फोस्फेटेज ऑटोमेटिक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को बाइंड होगा एंड इट गिव्स द कलर। अगर उस वेल को कलर आया तो इट इज़ एन एबनॉर्मल मीन्स
HIV पेशेंट, अगर ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन को बाइंड नहीं हुए, इसका मतलब देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, नो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड नो अल्कलाइन फॉस्फेट अटैच्ड। अगर अल्कलाइन फॉस्फेट अटैच नहीं हुआ तो नो कलर फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एन एलाइजा टेस्ट। एलाइजा मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज एन मोलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड, ठीक है। कितने बजे? ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था एप्लीकेशंस इन एनिमल, क्या है एनिमल्स में एप्लीकेशंस। काऊ में हमने चेंज किया है, गोट में, शीप में, माइस में, फिश में रिस्पेक्टिव उनकी बॉडी में चेंज किया है। लेकिन वो चेंज ह्यूमन के लिए रिक्वायर्ड है क्या? फॉर मीट प्रोडक्शन के लिए हमने उसमें चेंज किया। फिश की साइज़ इंक्रीज़ करना मीन्स वो उसकी साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद उसका इनडायरेक्टली ह्यूमन के लिए यूज़ किया। लेकिन हमने ऐसे कुछ एनिमल्स मॉडिफाई किए गए हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीन इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, मे बी ड्रग की टेस्टिंग उसमें कर सकते हैं। मीन्स उन एनिमल्स में हमने जेनेटिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद उनमें हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव केमिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। नॉर्मल एनिमल की बॉडी पर हम केमिकल टेस्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे एनिमल्स की जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किए हैं उसी एनिमल्स में हम रिस्पेक्टिव ड्रग की टेस्टिंग कर सकते हैं, मे बी केमिकल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, मे बी वैक्सीन टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में एप्लीकेशंस इन एनिमल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एलाइजा टेस्ट समझ में आई? एलाइजा का लॉन्ग फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कैसे डिटेक्ट करेंगे?